बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है, क्या ये सच है? हाँ बादशाह सलामत, ये सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजे बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वो बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वह ये साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर वो कितना अक्लमंद है। ये सुनते ही उस आदमी ने, जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूं। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? ओह, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करता बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूं। खोजा ने उत्तर दिया, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दांव पेंचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दांव पेंचों से नहीं डरते तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ अपनी दांव पेंचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होगी। ये कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौट कर आना, मैं तुम्हारे हर दांव पेंच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट पड़ा। राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में 2 पड़ोसिनें बहुत दिनों से रह रही थी। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी। उनमें एक गुणवती और सरल स्वभाव का थी, परंतु दूसरी खोटी और कलिहारी थी। उनके मन मुटाव का खास यही कारण था, वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थी। कर्कशा स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वह किसी तरह भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा न सकी तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रख आई। फिर वह रोती बिलखती हुई बादशाह के दरबार में पहुंच गई। खोजा उस समय बादशाह का सलाहकार बना हुआ था। बादशाह ने खोजा से उनका इंसाफ करने को कहा तो खोजा ने सबसे उस सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलवाया जिस पर वह कुलटा स्त्री ने अपने बच्चे को मार देने का इल्जाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वह सरल वृत्ति की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। खोजा ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है जैसे कि यह तुम पर इल्जाम लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वो स्त्री बोली, हुजूर, मैं नहीं जानती कि कौन इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तब खोजा ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, फिर बोला, वह दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा, वहां दोनों स्त्रियां रहती थी। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर यह इल्जाम लगाया गया है वह तो बहुत ही भली है, जिसने उस पर इल्जाम लगाया है वह निहायत कर्कशा और फरेबी स्त्री है। नौकर जैसा सुनाया था वैसा हाल खोजा को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए खोजा ने एक तरकीब निकली। उसने भली मास स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की तो अपना सारा लिबास उतारकर चुपचाप एक और खड़ी हो जा। ये सुनकर वो स्त्री बोली, हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं नंगी कभी नहीं होंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितनी की निर्लजता से। तब खोजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतारकर नंगी एक और खड़ी हो जा। इस पर तो वो तुरंत नंगी होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतरने को तैयार होते देख खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका।
उसे निश्चय हो गया था कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांध गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को उस दुष्ट स्त्री की करतूत पर बड़ा रंज हुआ। उसने सुए कारागार में डलवा दिया और नेक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा कर दिया।